स्टूडेंट्स, हमने पिछले अपने वीडियो लेक्चर में बात की थी सेल के बारे में, जो कि क्लास 9 की बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक को समझेंगे। तो हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हम इन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस जानते हैं। यहाँ लिखी हुई हैं, एक तरफ हमने प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी तरफ हमने लिखी है यूकैरियोटिक सेल। तो इनमें क्या रहेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में द साइज ऑफ सेल इज़ जनरली स्मॉल। तो इनकी सेल का जो साइज़ होता है वो जनरली कैसा रहता है, स्मॉल रहता है। और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स होती है, इनमें क्या रहेगा, साइज ऑफ सेल इज़ जनरली लार्ज। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या रहेगा, सेल का साइज बड़ा रहता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहेगा, न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, जबकि यूकैरियोट में क्या होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहाँ पर थर्ड डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल में इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। तो जितनी प्रोकैरियोट होती है उनके अंदर क्या रहेगा, सिंगल क्रोमोसोम रहेगा। इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम। तो यहाँ पर यूकैरियोट में क्या रहता है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स यहाँ पर रहते हैं। अब प्रोकैरियोट में क्या होगा, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है और यूकैरियोट में न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। और यूकैरियोट में क्या रहेगा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेगा। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, जैसे ये है हमारी सेल, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क सा पैच होता है और उसी पैच को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं इनके अंदर ये एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। फिफ्थ डिफरेंस क्या है यहाँ पर, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। जितने भी इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, अगर मान लीजिए अगर वो प्रेजेंट हैं, तो उनके चारों तरफ क्या नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन उनके चारों तरफ नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ये किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इनकेस अगर ये प्रेजेंट है, तो ये इसके चारों तरफ क्या नहीं मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ नहीं मिलेगी। ऑलमोस्ट इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स रहते ही नहीं हैं, अगर रहते भी हैं तो उनके अंदर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब यूकैरियोट में क्या रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर जितने भी ये सेल ऑर्गेनल्स इनके अंदर रहते हैं यूकैरियोट के अंदर, उन सभी के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट रहेगी या रहेगी, है ना। उनके चारों तरफ जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये है, और इसके चारों तरफ ये सेल मेम्ब्रेन रहेगी, और अच्छे खासे इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो भी यहाँ पर डेवलपमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस है, सेल डिवीज़न टेक प्लेस बाई फिजन और बडिंग। तो इनके अंदर जो सेल डिवीज़न होता है, यानी कि सेल डिवीज़न क्या होता है, जब सेल अपने आप को डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा रही होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेल डिवीज़न कहते हैं। तो इनके अंदर जो सेल डिवीज़न होगा फिजन के थ्रू और बडिंग के थ्रू होगा, ठीक है। फिजन और बडिंग वाला प्रोसेस आपके लिए 10th क्लास में आएगा, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस आपको ये जानना है कि जो सेल डिवीज़न होता है वो इनके अंदर फिजन और बडिंग के थ्रू होता है। नेक्स्ट यहाँ पर यूकैरियोट में बताया जा रहा है, सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस बाई माइटोटिक और म्योटिक सेल डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पर सेल डिवीज़न किसके थ्रू होगा, माइटोटिक और म्योटिक, दो इनके सेल डिवाइड होने के दो टाइप होते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर सेल अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है। माइटोटिक और म्योटिक सेल डिवीज़न के बारे में भी आपको नहीं जानना है, ये 11th क्लास में पढ़ेंगे आप लोग, अगर आप बायो रखेंगे तो। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में जानेंगे। इट इज़ जनरली कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। तो जो सेल है उसके अंदर क्या रहते हैं, 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं और इनसे मिलकर सेल बनी हुई होती है। बेसिक कंपोनेंट्स के नेम यहाँ पर दे रखे हैं। पहला क्या होगा इसमें, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। दूसरा होगा यहाँ पर न्यूक्लियस, और तीसरा होगा यहाँ पर साइटोप्लाज्म। देखो सेल वॉल क्या है, ये सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन मिलती है, उसको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे।
अब सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलता है, तो इसे हम बोल रहे हैं थर्ड क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियस हो गया। और थर्ड क्या बता रहे हैं यहाँ पर, साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो लिक्विड फिल होता है उसको ही हम क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये इसके 3 बेसिक कंपोनेंट हैं जिससे सेल बनी हुई रहती है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को ही हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जानते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये सेल की कवरिंग होती है जो कि इसके अंदर मिलने वाला जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इट इज़ ए लिविंग पार्ट ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या है, ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिविंग पार्ट है, किसका, सेल्स का। ये सेल्स का लिविंग पार्ट होता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कहाँ पर रहेगी, प्लांट्स की सेल्स में रहेगी, एनिमल्स की सेल्स में रहेगी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी सेल्स में भी ये रहती है। सेल का डायग्राम जैसा हमने बताया था, सबसे बाहर की तरफ क्या रहती है, इसके अंदर सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाद क्या आती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन आती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद और क्या इसमें बेसिक कंपोनेंट रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। और इसके बाद साइटोप्लाज्म में ही क्या रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स रहती हैं। ये जो है लिक्विड येलो कलर का ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या है, ये जितने भी दिखाए जा रहे हैं ये सभी क्या हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी थिन, डेलिकेट, इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये कैसी रहती है सेल मेम्ब्रेन, ये पतली होती है, थिन होगी, डेलिकेट और इलास्टिक रहती है और साथ ही साथ कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट अब हम इसके बात करेंगे यहाँ पर फंक्शंस के बारे में। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, एज इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इट अलाउ द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंसेस इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो जैसा कि हमें पता है कि जो सेल कैसी होती है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो ये अलाउ करती है लिमिटेड सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर जाने के, सेल्स के अंदर और बाहर जाने में ये देखेगी कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाना है और कौन सा नहीं जाना है। अगर वो अंदर जाने लायक नहीं होता है तो उसको वो अंदर जाने से रोक दे देती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें जानेंगे सेल वॉल के बारे में, जो कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग। तो सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, थिक एंड फ्रीली परमिएबल कवरिंग मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये नॉन लिविंग होगी, थिक फ्रीली परमिएबल कवरिंग मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और ये किससे मिलकर बनी रहती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स में रहती है और कहाँ रहती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये वाली सेल वॉल रहेगी। ठीक है, सेल वॉल कहाँ होती है, यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स में रहती है और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल्स के अंदर सेल वॉल रहेगी। नेक्स्ट अब हम इस बात करेंगे इसके फंक्शंस की। तो इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इट डिटरमाइंस द शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। तो ये प्लांट सेल की जो शेप होती है उसको और उसकी रिजिडिटी को डिटरमाइन करती है। ठीक है, उसकी शेप को बनाने का काम करेगी, रिजिडिटी देती है उसको, और किसको देगी, प्लांट सेल को। कौन, सेल वॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर, इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो इसके इनसाइड मिलती है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इट प्रिवेंट डेसिकेशन और ड्राइनेस इन सेल। तो सेल को डेसिकेशन या फिर ये कह सकते हैं ड्राइनेस से बचाने का काम करती है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। और जो बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं उन सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर ले जाने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट अब हम इसमें जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में।
न्यूक्लियस कैसा होता है। न्यूक्लियस इतना तो आपको पता है कि सेल के बिल्कुल अंदर की तरफ कभी कभी ये साइड में भी रहता है, कभी कभी ये बिल्कुल मिडिल में रहता है, न्यूक्लियस रहेगा। तो अब हम इसके न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियस इज डेंस एंड स्फेरिकल ऑर्गेनल। तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंस और स्फेरिकल ऑर्गेनल होता है, किसका, सेल का। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाई 2 मेम्ब्रेन्स। तो जो न्यूक्लियस होता है इसके चारों तरफ क्या रहती हैं, 2 मेम्ब्रेन रहेंगी, बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवलप। और ये दोनों ही मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियर एनवलप को मिलकर बनाएंगी। न्यूक्लियर एनवलप कंटेन्स मैनी पोर्स नोन एज न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर एनवलप में ही क्या रहते हैं, बहुत सारे पोर होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर द फ्लूइड विच प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो भी न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियस कैसा होता है, डेंस और स्फेरिकल ऑर्गेनल है। जैसे ये सेल है हमारी, अभी इसका डायग्राम मैंने अंदर दिखाऊंगी इसका, यहाँ पे एक बार समझा दूँ इसको, तो कैसा रहेगा, स्फेरिकल होता है, ये डेंस और स्फेरिकल होता है। डेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारा मैटर इसके अंदर भरा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, डेंस कह रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी रहती है, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, सॉरी, इसमें क्या रहती हैं, 2 मेम्ब्रेन रहती हैं। ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन रहती है और इन्हीं मेम्ब्रेन्स को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर एनवलप कहेंगे। अब इस न्यूक्लियर में एनवलप में क्या रहते हैं, ऐसे करके पोर रहते हैं और इन्हीं पोर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया इन्होंने कि जो फ्लूइड है इसके अंदर, जो भी इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है इस न्यूक्लियस के अंदर, उस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। देखिए ये है न्यूक्लियस का डायग्राम। देखो न्यूक्लियस हमने बताया क्या होती है, इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, है ना, और दोनों ही मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियर एनवलप को बनाती हैं। ये दोनों ही मेम्ब्रेन मिलकर क्या बनाती हैं, न्यूक्लियर एनवलप को बनाएंगी। ये रही और एक ये है, इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं। ये इसमें न्यूक्लियर पोर है। ये कैसा होता है, डेंस होता है, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, ये जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है क्या, न्यूक्लियोलस है। इसके अंदर क्या है, ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, जो क्रॉस करके आपको दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोसोम्स हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या रहते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस का डायग्राम है, ऐसा न्यूक्लियस दिखाई देता है। अब नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। तो अभी हमने बताया न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, क्रोमोसोम्स रहते हैं, अभी देखा आप लोगों ने पिक्चर में। एंड क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स, और क्रोमोसोम्स पर क्या रहते हैं, जीन्स रहते हैं, विच आर द सेंटर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और यही क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के सेंटर्स होते हैं। तो अभी समझाया था ना कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। मान लो अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, ऐसे जो क्रॉस करके दिखा रहे थे, ये क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स पर क्या रहते हैं, हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर इनके ऊपर क्या लोकेटेड रहते हैं, जीन्स रहते हैं। और यही जीन्स क्या करते हैं, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का सेंटर है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के सेंटर से मतलब क्या है कि जो हमारी पुरानी जनरेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके नेक्स्ट जनरेशन में भेजने का काम करते हैं। अब इसका फंक्शंस क्या है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो ये सेल के अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर इट रेगुलेट्स सेल साइकिल। जो सेल साइकिल होती है, अभी हमने बताया था कि प्रोकैरियोट के अंदर जो सेल साइकिल चलती है वो बडिंग और फिजन के थ्रू चलती है, और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल साइकिल माइटोटिक और म्योटिक डिवीज़न के थ्रू चलती है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी जो ये न्यूक्लियस ही इस चीज़ को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है सेल साइकिल के लिए, और सेल साइकिल क्या है कि इसमें जो है ये अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है एक तरीके से सेल साइकिल में ही। सेल साइकिल के अंदर ही इसके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है उसको डबल करता है। तो वो सारी चीज़ें कौन देखेगा, यहाँ पर न्यूक्लियस ही देखता है। तो और ये कौन रेगुलेट कर रहा है, इन शॉर्ट न्यूक्लियस कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर समझाया जा रहा है न्यूक्लियस इज़ द स्टोर हाउस ऑफ जीन्स। तो ये आपने अभी समझा है कि न्यूक्लियस क्या है, स्टोर हाउस है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या है, यहाँ पर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम्स के ऊपर हॉरिजॉन्टली क्या प्रेजेंट रहते हैं, ये जीन्स रहते हैं।
तो बेसिकली ये क्या हो गया, स्टोर हाउस हो गया। और किसका स्टोर हाउस हो गया, जीन्स का स्टोर हाउस हो गया। इट इज़ कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो ये क्या करता है कि जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स के अंदर रहते हैं, वो कैरेक्टर्स किस में आते हैं, ऑफस्प्रिंग में आते हैं, यानी कि उनके बच्चों में ट्रांसफ़र करने का ये काम करता है। अब नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज़ ए जेली लाइक विस्कस कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस दैट अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये साइटोप्लाज्म कैसा रहता है, एक जेली जैसा विस्कस फ्लूइड होता है जो कि कलरलेस होता है और कलरलेस सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। और ये इसके अंदर क्या क्या रहेगा, ये किसके बीच में प्रेजेंट रहता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। जैसे ये हमारी सेल है और इस सेल में ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में ये जो यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म के कैरेक्टर बताए जा रहे हैं कि ये जेली जैसा होता है ना, थोड़ा सा जेली जैसा होगा, और विस्कस होता है, चिपचिपासा होता है, उसे विस्कस बोल देते हैं। कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, और सेमी फ्लूइड होता है, ना तो ये ज़्यादा मतलब थिक होता है, बहुत मतलब सेमी फ्लूइड समझ रहे हैं ना, जैसे ये जेली होती है बिल्कुल वैसे ही होता है। पानी की तरह नहीं होता कि पानी को अगर आपने एक जगह डाला तो बहुत जल्दी दूसरी जगह बह जाता है, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या इसे सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो इनके बीच में ये भरा हुआ रहता है, क्या, साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, द एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल दैट कंटेन्स ए वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर insoluble waste product and storage product like starch, glycogen, lipids etc. अब यहाँ पर हमने बताया कि जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म कैसा, वो उसके बारे में उसके फीचर्स हमने जान लिए, उसके कैरेक्टर्स हमने जान लिए। अब इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, साइटोसोल भी हम इसको कह सकते हैं। इसी साइटोसोल के अंदर क्या रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। और कुछ इसके अंदर इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट भी रहते हैं, और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सेल के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं, बाहर ये इसको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके थ्रू ये बाहर चले जाएंगे, या लाइसोसोम जो होता है उस लाइसोसोम ऑर्गेनेल्स के थ्रू ये सभी बाहर चले जाते हैं। इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट उसमें स्टोर होते रहते हैं और उसके बाद ये बाहर चले जाते हैं। साथ ही साथ और क्या काम होता है, जितने भी कुछ प्रोडक्ट को ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जैसे स्टार्च को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और लिपिड्स को भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स लाइक अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, शुगर, विटामिन्स एक्सेट्रा। तो जो प्रोटोप्लाज्म है, हमने बताया ना कि ये जो है ये सेल है, सेल पे ये क्या है, यहाँ पर सेल के बाहर की तरफ कौन सी होगी, सेल वॉल होगी। सेल वॉल के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर क्या रहेगा, ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर, इसको हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं और प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। इसको हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं और प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये कैसे वर्क करता है, ये जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको, जैसे केमिकल में क्या आ जाएगा, अमीनो एसिड्स को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, प्रोटीन्स को स्टोर करके रखता है, शुगर को स्टोर करके रखता है, और विटामिन्स को ही अपने अंदर स्टोर करके रखता है, कौन, प्रोटोप्लाज्म। और क्या करता है ये, इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यहाँ पर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं। और जैसे कि ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस में जो है ये जो है ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही चलता है ना। और क्या होता है इसमें, सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड्स, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस होती है, और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होगा, ठीक है। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।